हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च में अपना डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, कौन से सोर्सेज हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो वहाँ पे हमारे दो तरीके के सोर्सेज पाए जाते हैं इन डेटा कलेक्शन। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। बट आज पर्टिकुलरली हम ये जानेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कौन से सोर्सेज को प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, कौन से सोर्सेज को हम सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती है ना। हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं ज़रूरत अगर जो पड़ती है, बट ये यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस बना ही। अगर जो बाई चांस हमने हाइपोथेसिस बना भी ली, तो हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो ये कहा जाए कि जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस हैं एंड आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाते भी हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि हाइपोथेसिस की हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाते भी हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी करते हैं। देन एक पॉइंट आपको और याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन स्किप नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन नहीं होता है। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम डेटा का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में हम डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं कि कौन से रिसर्च मेथड्स में हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कौन से रिसर्च मेथड्स जनरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन प्रेजेंट स्टेटस के साथ डील करता है, कौन पास्ट स्टेटस के साथ डील करता है और कौन फ्यूचर स्टेटस के साथ डील करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में हमेशा रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो जैसा कि प्राइमरी सोर्स को क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्रोत। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली एसेसिबल, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो हमें डायरेक्टली एसेसिबल होते हैं, जिन तक रिसर्चर डायरेक्टली पहुंच सकता है, उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, जो इनडायरेक्टली एसेसिबल होते हैं, जिन तक रिसर्चर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब बात आती है प्राइमरी सोर्स की। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, ऐसा डेटा जो रिसर्चर को डायरेक्टली एसेसिबल होते हैं। सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो ऐसे डेटा जो रिसर्चर को इनडायरेक्टली एसेसिबल होते हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी सोर्स में। मतलब प्राइमरी सोर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, आंखों देखा वर्णन। इन हिस्टोरिकल रिसर्च आंखों देखा वर्णन कि जिसने उस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा हो, जो उस इंसिडेंट का पार्ट हो, वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होता है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनडायरेक्टली एसेसिबल। तो यानी कि ऐसा कोई पर्सन या वो जिसने इवेंट को या उस इंसिडेंट को अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया हो या अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन वो उसका पार्ट ना हो, वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी सोर्स में क्या आएगा और सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है हमारे इन हिस्टोरिकल रिसर्च। और ये आपका जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायरेक्टली आपके वेरियस एग्जाम्स में यहाँ इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्राइमरी सोर्स है, कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की, तो पहला एग्जाम्पल है पर्सनल रिकॉर्ड्स, यानी कि प्राइमरी सोर्स में वो सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स किसी पर्सन के आ जाते हैं, वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं। अब देखिए पर्सनल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा आपके, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गए, है ना, किसी इंडिविजुअल के सर्टिफिकेट हो गए, तो वो उसका क्या, वो उसका प्राइमरी सोर्स हुआ।
डायरी, किसी ने अपने हाथों से डायरी लिखी है ना। सपोज कि अगर जो हम बात करें विवेकानंद की या महात्मा गांधी की या एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, अपनी डायरी लिखी है ना। तो ये क्या हुआ, उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं, अगर जो हमें सपोज कि हम अगर जो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाहते हैं उनके थॉट्स की, उनके आइडियाज़ की, तो अगर जो उनके द्वारा कोई बुक लिखी हमें मिल जाए या उनकी ऑटोबायोग्राफी मिल जाए या उनके द्वारा लिखी हुई डायरी मिल जाए, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएंगे, है ना। डायरी हो गया, ऑटोबायोग्राफीज, स्पीच, ड्राफ्ट, लेटर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सपोज कि स्पीच में क्या हो जाएगा कि उस जिस टाइम पे सपोज महात्मा गांधी जी ने कोई स्पीच दी होगी, तो वो उस स्पीच को हमने क्या ले लिया, क्योंकि वो स्पीच उन्होंने बोली, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएगा। देन है आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हमारे प्राइमरी सोर्स के अंदर ही आते हैं। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो भी लॉज ऑर्डर्स बनते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके थ्रू जो भी लॉज ऑर्डर्स पास होते हैं वो सारे हमारे इसके अंदर आएंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर आएंगे। जैसे ओरल टेस्टिमनी होगी, डिसीजंस होंगे, इवेंट्स होंगे, ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। देन हम बात करते हैं पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स की। पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स का मतलब ऐसे कोई पिक्चर्स हो, फिल्म्स हो, जो हमें मिल जाए हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, और वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सोर्स हो जाएंगे। तो पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स में से कि फोटोज होंगी, फिल्म्स होंगी, माइक्रो फिल्म्स, ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। सपोज कि हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही पिक्चर मिल गई, उसी टाइम की बनी हुई, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएगा। देन है रिमेन्स एंड रिलिक्स। रिमेन्स एंड रिलिक्स क्या होती है, ऐसी चीजें जो हमें खुदाई में मिलती हैं, वो सारी चीजें रिमेन्स एंड रिलिक्स के अंदर आती हैं। सपोज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, इनमें क्या हुई, खुदाई की गई, इनसे हमें रिमेन्स और रिलिक्स फॉसिल्स मिले, तो वो सब हमारे किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएंगे। जैसे कि बिल्डिंग्स होंगे, स्केलेटन, टूल्स, फर्नीचर, बैंगल्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें अगर जो हमें खुदाई में मिलती हैं, तो ये सारी चीजें भी कैसी होंगी, हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएंगी। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिनसे जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो इन प्राइमरी सोर्सेज का यूज हम एज अ डेटा अपने रिसर्च के अंदर करते हैं। बट यही बात आती है कि जो डेटा हमने कलेक्ट, सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है हिस्टोरिकल रिसर्च की, वो डेटा का वैलिडेशन होता है। क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिली, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये उसी टाइम की है जिस टाइम, सपोज आप ऐसा कोई पर्सन जो हिस्टोरिकल रिसर्च इंडस वैली सिविलाइजेशन पे करना चाहता है, अब क्या होगा कि सपोज उसे कोई रिमेन्स मिल गया, फर्नीचर मिला या किसी का स्केलेटन मिला, तो वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि ये जो उसको डेटा मिला है ये डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए जो भी हमें डेटा मिलता है सोर्सेज से, चाहे वो प्राइमरी सोर्स हो चाहे वो सेकेंडरी सोर्स हो, उसका हम क्रिटिसिज्म करते हैं। जो भी हमें डेटा मिलता है उसका हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको हम वैलिडेट करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि डेटा जो हमें मिला है वो कितना सही है। तो ये क्या हो गया, आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। तो यहीं पे एक बात और मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारा सेंसस है ना, जो सेंसस की रिपोर्ट आती है हमारी, वो प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो सेंसस है, सेंसस हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर ही आता है। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जो आपकी सेंसस की रिपोर्ट है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर आती है, इसीलिए सेंसस की रिपोर्ट्स को या सेंसस को हमेशा एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम लेते हैं। यही बात करें अगर जो हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, तो जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा कि ऐसा सपोज कोई इवेंट घटा जिसको किसी ने ऑब्जर्व किया, है ना, बट वो इंडिविजुअल उस इंसिडेंट का पार्ट नहीं था,
वो हमारा इसके अंदर आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आएगा। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, इनडायरेक्टली एसेसिबल, यानी जिसने उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया हो, है ना, जिसने उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया हो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आता है। तो जैसे आपकी इंसाइक्लोपीडिया है ना, इंसाइक्लोपीडिया आपकी हो गई, विकिपीडिया हो गया, है ना, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिलती है ना, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, आपके न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। वहीं अगर जो हम बात करें प्राइमरी सोर्स की, तो जो आपकी मैगजीन्स होती हैं ये आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको सोर्सेस ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च आसानी से समझ में आ गया होगा। और बेहतर समझने के लिए आप जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत ही बेहतर तरीके से दी हुई है। इवन जो आपकी जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक है, वो जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिसर्च क्लियर करने के लिए बहुत बेहतर बुक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके हैं सोर्सेज ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी हम बात करेंगे कि जो आपका क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा है वो क्या है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका एक तो ये है सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन इन हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा की। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा, या ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा, या कंटेंट वैलिडेशन भी बोल सकते हो, कंटेंट वैलिडेशन, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो कितना वैलिड है, कितना ऑथेंटिक है, ये क्या होता है क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा में हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जो आपका क्रिटिसिज्म है वो दो तरीके का होता है, पहला है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड दूसरा है आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो जो आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हम सरफेस क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं, और सरफेस, क्योंकि दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सरफेस क्रिटिसिज्म। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के दो नाम हैं, आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म तो है ही, साथ ही साथ सरफेस क्रिटिसिज्म। तो आप ये जानते हैं कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, मतलब कि जो भी हमें डेटा मिला है, तो जो भी हमें डेटा मिलता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, चाहे वो प्राइमरी सोर्स का हो चाहे वो सेकेंडरी सोर्स का हो, उन सोर्सेज को हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उसकी हम इंटरनल क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो कितना प्योर है, कितना ऑथेंटिक है, यानी प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी को चेक करने का काम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करता है। देन एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हम लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। देन इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग। इस पॉइंट से आप ये याद रख सकते हैं कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हमें डेटा मिला है वो कितना प्योर है, कितना ऑथेंटिक है। सपोज कि हमें कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, या हमें कोई क्लॉथ मिला, या हमें कोई स्टोन मिला, ठीक है। अब रिसर्चर को ये सारी चीज़ें मिल गई, अब वो कैसे पता करेगा कि जो स्टोन है या क्लॉथ है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये उसी टाइम की है, सपोज वो इंडस वैली टाइम की है कि नहीं है। तो उन सब चीज़ों की क्या करते हैं, हम केमिकल टेस्टिंग करते हैं, कि जो भी हमें स्टोन मिला है, जो भी हम क्लॉथ में मिला, उसकी हम कार्बन डेटिंग करके हम पता कर लेते हैं कि ये क्लॉथ, ये स्टोन कितना साल पुराना है ना। तो ये क्या हुआ, आपकी फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग होती है। यानी कि सपोज कि आपको मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, तो मैन्यूस्क्रिप्ट की हैंडराइटिंग कैसी है, उसकी इंक कैसी है, मतलब किस इंक का यूज़ हुआ है, उस इंक की भी कार्बन डेटिंग की जाएगी कि ये इंक है, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा हमें मिला है, जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा है या नहीं है,
ये चेक हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि सपोज इंक चेक करनी है या हैंडराइटिंग चेक करनी है, या आपको पता करना है कि जो आपको स्टोन मिला है ये कितने साल पुराना है, तो आप कार्बन डेटिंग करके पता कर ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंदर आती हैं। आपको मेन पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है, यहाँ पे प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी को हम चेक करते हैं। ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, यानी कि जो चीज़ हमें जैसे दिखाई दे रही है ये वैसी ही है या नहीं है, ये काम हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करता है। देन हम बात करते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म की। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म को हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म। तो नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म। तो ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से और बेहतर होता है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, यानी कि जो भी हमारे सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्स हो चाहे सेकेंडरी सोर्स हो, वो कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है ना, इसकी हम वैल्यू जजमेंट करते हैं इन इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, उसकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देन है क्रेडिबिलिटी, जो भी हमें चीज़ मिली है वो कितनी एफिशिएंट है ना, वो क्या आ जाएगा हमारा इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर आएगा। तो ये है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमें जैसे दिखाई दे रही हैं वैसे हैं या नहीं है। इंटरनल क्रिटिसिज्म में जो भी हमें डेटा मिलता है उस डेटा की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो आई होप आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम डेटा का क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो के आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हुआ, साथ ही साथ अगर जो और डेप्थ क्वेश्चन बनाया जाए तो सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम किस में चेक करते हैं, या हम प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी किस में चेक करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आ जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके जो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस ABCDEF करके दिए होते हैं वो क्वेश्चंस, और आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस, ये दोनों टाइप क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अगर जो आपको एक क्लू मिल जाता है तो आप उस क्लू से अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक तरफ लिखा हुआ है सेट 1 और एक तरफ लिखा हुआ है सेट 2। तो सेट 1 में आपके रिसर्च मेथड्स हैं और सेट 2 में आपका सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन है कि आप किस तरीके से किस रिसर्च मेथड में डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो पहला है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सी है डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड डी है हिस्टोरिकल मेथड। तो जैसे कि अगर जो आप ये देखें कि अगर जो आपको एक पता होगा तो आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अगर जो आपको जो भी रिसर्च मेथड सबसे आसान लगता हो आप उस रिसर्च मेथड को पकड़िए। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने बात की हिस्टोरिकल मेथड की, तो देखिए हिस्टोरिकल मेथड में हम प्राइमरी और यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, हम दोनों सोर्सेज का यूज करते हैं। तो आपका डी का क्या हो गया 1। तो अब आ जाइए कोड में, और कोड में देखिए कि डी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये देखिए कि डी का 1 आपके दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सेकंड में और एक दिया है फोर्थ में। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाइए। अब देखिए जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम मोस्टली क्वेश्चनर का यूज करके अपने डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो सी का क्या हो गया आपका क्वेश्चनर, तो सी का 2। अब आ जाइए कोड्स में, और कोड में देखिए कि सी का 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी का 2 आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी क्या है आंसर नंबर 2। तो आपका आंसर नंबर 2 क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर जो आपको एक या दो पता है तो आप उन क्लूज को यूज करते हुए अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो
इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे हिस्टोरिकल रिसर्च से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरीके से मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। जैसे हिस्टोरिकल मेथड में हम यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड की, तो मोस्टली ज़्यादातर हम क्वेश्चनर का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं। मैंने जब आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर जो हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हमारा क्या है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। तो इस तरीके से अब देखिए, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर होता है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन सी नई चीज़ें हमें क्वेश्चन करते वक्त मिलती हैं, तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई, तो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से या आपको सिर्फ लेक्चर सुन लेने से या सिर्फ बुक पढ़ लेने से ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो दो क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको अभी दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च इज कंसर्न्ड विद। तो अभी हमने जब सोर्सेज ऑफ प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने बिब्लियोग्राफिक रिसर्चेस, ऑटोबायोग्राफीज, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और जब हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने बिब्लियोग्राफिक रिसर्च के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ये आपकी बेसिकली किस रिसर्च के अंदर आती है। तो क्वेश्चन क्या है, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च इज कंसर्न्ड विद। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बिब्लियोग्राफिक रिसर्च आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मैचिंग में आया हुआ है। एक तरफ लिस्ट 1 दी हुई है और एक तरफ लिस्ट 2 दी हुई है। तो लिस्ट 1 में पहला है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा है एक्शन रिसर्च, तीसरा है सर्वे रिसर्च एंड चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इधर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि अब आपको मैच करनी है कि किस रिसर्च मेथड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर जो आपको 1 या 2 पता होंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो जैसे हम पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च डील्स विद द पास्ट इवेंट्स। तो इस ऑप्शन में देखिए कि पास्ट इवेंट्स कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं 4th वाले ऑप्शन पे लिस्ट 2 में यहाँ पे लिखा है पास्ट रिफरेंस्ड। तो यानी हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी पास्ट रिफरेंस्ड से रिलेटेड है। तो ए का क्या हो गया, 4। अब आ जाइए कोड्स पे। कोड में देखिए ए का 4 कहाँ लिखा हुआ है। अब कोड में ए का 4 आपके 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक तो बी में दिख रहा है और एक तो सी में दिख रहा है। तो बाकी यानी कि आपका ए वाला और डी वाला ये पहले ही कट गया। अब आपको एक ऑप्शन और चेक करना है। तो अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, एक्शन रिसर्च। जब मैंने आपको एक्शन रिसर्च पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस तक पहुँच सके, डायरेक्ट आप अपने आंसर तक पहुँच सके। तो एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च इज रिलेटेड टू योर लोकल प्रॉब्लम्स, है ना, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो आपका एक्शन रिसर्च क्या हो गया, लोकल प्रॉब्लम्स। तो यानी बी का 3rd। अब आ जाइए, अब देखिए बी का 3rd किस में है। अब बी का 3rd तो 2 में है, तो यानी कि आपको एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। अब आ जाइए सर्वे रिसर्चेस पे। तो सर्वे रिसर्च क्या है, सर्वे रिसर्च डील्स विद द प्रेजेंट सिचुएशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जब हमने टाइप्स पढ़े थे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स में ही हमने सर्वे रिसर्च के बारे में पढ़ा था। तो सर्वे रिसर्चेस आपकी प्रेजेंट स्टेटस के साथ डील करती हैं। तो ये क्या हो गया आपका सर्वे रिसर्च का आंसर क्या होगा, सी का 1। तो अब आ जाइए, अब देखिए सी का 1 किस में है। सी का 1 आपके सेकंड ऑप्शन में है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 4 3 1 2। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। तो यानी सर्वे रिसर्च
deals with the present situation and experimental research deals with the control of variables, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें तो आप 101% आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में करवाऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके नेट के एग्ज़ाम से ही नहीं, बाकी अदर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो GIC के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनसे रिलेटेड भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाती रहूँगी, जिससे आप नेट का एग्ज़ाम तो पास कर ही लें, साथ ही साथ जो वेरियस आपके एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए भी आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।